मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये सीरीज चल रही थी आपकी दंड प्रक्रिया संहिता की, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसमें हम लोग बात कर रहे थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें आपके 10-10 क्वेश्चन हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे हैं आपके यूपीएसआई और अन्य जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे होंगे। तो आप इनको देखिए और समझिए। ये 10-10 क्वेश्चन करके टोटल 20 वीडियो अपलोड करेंगे और इस तरह से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट किसे करेगा? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी आपके जो थाना इंचार्ज या एसएचओ होते हैं उन्हें हम पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं। तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी गिरफ्तारियों की रिपोर्ट किसे करेगा? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन है 58 धारा 58 में जो है पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो ये सीआरपीसी के सेक्शन 58 के तहत इसकी रिपोर्ट करेगा। अब सवाल उठता है किसे रिपोर्ट करेगा? तो धारा 58 में प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिना वारंट के अपने थाने की सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो इसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा। और ऐसे गिरफ्तार किए व्यक्ति की जमानत हो गई हो या जमानत ना हुई हो, दोनों परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को करेगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर ये क्वेश्चन हो गया होगा कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी गिरफ्तारी की रिपोर्ट किससे करेगा? तो सबसे पहली चीज़ ये प्रावधान कहाँ है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 58 में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को करेगा। ये सी आंसर सही होगा आपका। अगला सवाल है, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी लाइबरेशन यानी मुक्ति या छोड़ा जाना, पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीआरपीसी का सेक्शन है, सीआरपीसी का सेक्शन 59, इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के उन्मोचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का जो उन्मोचन हो सकता है वो किस परिस्थितियों में किस तरह से हो सकता है? तो सबसे पहली चीज़ जो है बंध पत्र पर। बंध पत्र का मतलब होता है बांड पर, मुचलके पर यानी निजी मुचलके पर, स्वयं बंध पत्र पे। इसका मतलब होता है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति स्वयं बांड भर दे, जिसमें 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये जो भी होता है वो बांड भर दे, या जमानत ले ली जाए उस व्यक्ति की। जमानत कोई थर्ड पर्सन लेगा, दूसरा व्यक्ति लेगा, बॉन्ड स्वयं भरेगा या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन। इन परिस्थितियों में सेक्शन 59 में प्रावधान किया गया है गिरफ्तार व्यक्ति के उन्मोचन के संबंध में। तो ये 3 परिस्थितियां हैं, स्वयं के बंध पत्र पर, जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस आधार पर किसी व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है जो गिरफ्तार किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से सवाल है। 3 नंबर पे लिखा हुआ है, अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा यानी मेडिकल शारीरिक परीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ सीआरपीसी का जो सेक्शन 53 है, सीआरपीसी का सेक्शन 53 यानी धारा 53 में प्रावधान किया गया है कि उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो, ऐसा पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का ना हो ऐसा पुलिस अधिकारी भारत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के अनुसार प्रावधान करती है कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत
चिकित्सा व्यवसायी से अभियुक्त के मेडिकल परीक्षण के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी से सेक्शन 53 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई सब इंस्पेक्टर से नीचे का पुलिस अधिकारी ना हो, यानी उपनिरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अभियुक्त के मेडिकल परीक्षण के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो आप आंसर क्या लगाओगे? सी आंसर लगाओगे, उपनिरीक्षक से अनिम्न, यानी सब इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या था, कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, तो भार साधक अधिकारी आपका इंस्पेक्टर भी हो सकता है, निरीक्षक भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर है, उपनिरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी, सी। अच्छा, अगला सवाल है, जब किसी स्त्री की तलाशी ली जाती है तो ए जमानत के अधिकार की सूचना देगा, थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा ली जाएगी, पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में ली जाएगी, किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए लिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, सीआरपीसी का सेक्शन 51 जो है, 51 जो है, वो गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी के संबंध में प्रावधान करता है। तो नॉर्मली ये याद रखिएगा कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 51 है वो गिरफ्तार व्यक्तियों की तलाशी के संबंध में प्रावधान करता है। अब इसका सेक्शन 51 का सब सेक्शन 2 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 51(2) किसी गिरफ्तार की गई स्त्री की तलाशी के संबंध में प्रावधान करती है। यदि किसी स्त्री की तलाशी लेना आवश्यक है तो सीआरपीसी के सेक्शन 51(2) के अंतर्गत किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए लिया जाएगा। और ये प्रावधान कहाँ है? सीआरपीसी के सेक्शन 51(2) में है। अब ये स्त्री पुलिस अधिकारी भी हो सकती है या अन्य कोई स्त्री हो सकती है। यहाँ पे स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है और किसी स्त्री द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए ली जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ही अच्छे से सवाल हैं, बस ध्यान से क्वेश्चन और उनके आंसर पे विमर्श करिएगा। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत है यानी अथराइज्ड है? ए मृत्युदंड, बी किसी भी अवधि के लिए कारावास, सी ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अधिक ना हो, और डी ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 7 वर्ष से अधिक ना हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि जो ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अगर ये मेट्रो सिटी होते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं, तो यहाँ पे इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जो छोटे ज़िले होते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम होती है, तो वहाँ पे इन्हें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो बड़े शहरों में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से तो लखनऊ की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो यहाँ पे इन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। और महानगर मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अच्छा जैसे छोटे ज़िले की बात करें, सीतापुर, उन्नाव हो गया, आपका लखीमपुर खीरी हो गया, इस तरह के गोंडा हो गया, बलरामपुर, बहराइच, तो यहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखिए, स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सीआरपीसी की सेक्शन 29, सीआरपीसी की धारा यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 29 मजिस्ट्रेट द्वारा देने वाले दंड के बारे में प्रावधान करती है। मजिस्ट्रेट कितने प्रकार से दंड कैसे दे सकेंगे, तो इसका सीआरपीसी का सेक्शन 29(1) जो है, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादेश है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो दंडादेश दे सकता है वो 7 वर्ष तक का कारावास और कोई भी जुर्माना अथवा दोनों,
जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है सीआरपीसी के सेक्शन 29(1) के तहत 7 वर्ष का कारावास और कोई भी जुर्माना अथवा दोनों। यहाँ पे जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं है। तो 29(1) क्या है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है और कोई भी जुर्माना अथवा दोनों कर सकता है। अच्छा, उसके बाद 29(2), तो 29(2) में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अधिक ना हो तथा 10,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अधिक ना हो एवं 10,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। तो सीआरपीसी के सेक्शन 29(2) में कहा गया है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास कर सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है अथवा दोनों कर सकता है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, 29(3) में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, 29(3) में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 5,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है अथवा दोनों कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। 29(1) में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास, कोई भी जुर्माना अथवा दोनों। 29(2) में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। और 29(3) द्वितीय श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कि 1 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो पूछा जा रहा है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सबसे पहली चीज़, आप वारंट क्या होता है? वारंट एक मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, लिखित आदेश होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक निश्चित तिथि, तारीख और समय पर एक निश्चित न्यायालय में उपस्थित करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है धारा 41, धारा 42, धारा 51, धारा 40। इसका सही आंसर है धारा 41। धारा 41 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। प्रावधान क्या किया गया है इसमें कि कोई संज्ञेय अपराध करता है, अजमानतीय संज्ञेय अपराध करता है, ऐसा अपराध करता है जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, या पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाता है, या पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश करता है, या भारत सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, या आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित होता। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो धारा 41 में प्रावधान किए गए हैं और इसी धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे धारा 42 लिखा है, धारा 51 लिखा है, धारा 40 लिखा हुआ है। तो इसमें धारा 51 तो आपको मालूम होगा कि तलाशी के संबंध में प्रावधान करती है, और ये धारा 40 जो है, धारा 40 आपकी जो है ये ग्राम स्तर पर नियोजित किसी व्यक्ति जो है, ग्राम स्तर पे नियोजित कोई व्यक्ति है और या वहाँ का नागरिक है, तो अगर ग्राम स्तर पे कोई अपराध होता है तो इसकी सूचना वो मजिस्ट्रेट को देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल हैं। हत्या के बाद परीक्षण निम्न में से कौन सा न्यायालय कर सकता है? हत्या के बाद परीक्षण यानी ट्रायल निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है? ए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गलत है, नहीं हो सकता। ठीक है, पीछे आपने देखा भी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची है, सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची है, इसमें दंडों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है,
सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में दंडों का अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, दंड का नहीं, अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। और 302 का जो अपराध है यानी हत्या की परिभाषा सेक्शन आईपीसी 300 और इसका जो दंड है वो 302 में है। हत्या की जो परिभाषा दी गई है वो भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 300 में है और इसके लिए जो दंड है वो 302 में है। तो सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें 302 हत्या का जो अपराध है इसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट द्वारा किया जाएगा। 302 और 300 के अपराध जो हैं इनका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा, लिहाजा इसका सही आंसर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सवालों में अक्सर लोग गलत आंसर दे देते हैं, थोड़ा सा भावुक होकर, इमोशनल होकर के। आप ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। जिसको 5 वर्ष का दंड दिया गया था, यानी जिसको 5 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, कारावास से भाग गया तथा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। जिसको 5 वर्ष का कारावास हुआ था, कारावास से भाग गया, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। 1 वर्ष बाद पुलिस अधिकारी बिना दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के आदेश अथवा वारंट के बिना को बंदी बना सकता है। ए ऑप्शन है कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश अथवा वारंट के बिना को बंदी बना सकता है। बी ऑप्शन है दंडाधिकारी के आदेश से ही पुलिस को गिरफ्तार कर सकती है। सी है कारागृह के अधिकारी के आदेश से पुलिस को बंदी बना सकेगी। और डी है जिस न्यायालय द्वारा को दंडित किया गया था उसके आदेश से होना आवश्यक है गिरफ्तारी करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ए है, पुलिस अधिकारी बिना दंडाधिकारी के आदेश अथवा बिना वारंट के को गिरफ्तार कर सकता है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 पुलिस को बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। और सीआरपीसी के 41 का सब सेक्शन 1 का उपखंड ई में पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से निकल भागे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी सीआरपीसी का सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 का खंड ई में जो है, यदि कोई फरार है कि यदि भाग निकला है पुलिस अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा से, तो पुलिस उसे बिना दंडाधिकारी के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। ऐसे प्रश्नों पे बहुत ही धैर्य के साथ विचार किया करिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे खास करके यूपीएसआई की जो आप बात कर रहे हैं या अन्य कोई जुडिशियल एग्ज़ाम हो, उनमें इस तरह के व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते। आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर और 10 नंबर, ये लास्ट हैं 2 सवाल। आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया होगा, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और कोई भी जुर्माना कर सकता है, या दोनों। 29(1) में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी के। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी गलत है। इसका सही आंसर सी है, सत्र न्यायाधीश, यानी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश। सीआरपीसी का जो सेक्शन 28(2) है, इसमें कहा गया है कि सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, किंतु मृत्यु दंड के मामले में हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, सत्र न्यायाधीश। और सी आप इसको बी कर लो, है ना, बी।
A, B, C और D। अब सही है ना? सत्र न्यायाधीश। तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज सेक्शन 28(2) के तहत जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, तो आजीवन कारावास उसी में आ जाएगा। बट अगर मृत्यु दंड का मैटर है तो हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कि जो CRPC का सेक्शन 57 है, इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। उसे 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। धारा CRPC की है 167, इसके अभाव में। अब इसका क्या मतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन 167 के अभाव में किसी भी व्यक्ति को जिसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिसमें जो आने जाने में समय लग रहा है परिवहन में, वो जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, 167 क्या है? इसमें क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है, पूछताछ जांच पूरी नहीं हो पाती है, तो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी, चूँकि थाने का भार साधक अधिकारी सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का ही होगा, तो वो संबंधित अभियुक्त की केस डायरी उपस्थित करके न्यायालय में अधिकतम 90 दिन की रिमांड ले सकता है, मैक्सिमम 90 दिन की। जैसे हत्या, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक के मैटर में मैक्सिमम 90 दिन का जो है वो न्यायिक कस्टडी ले सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये CRPC का सेक्शन 167 है। सामान्य मामलों में 60 दिन की कस्टडी दे सकता है, और न्यूनतम यहाँ पे जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो 7 दिन तक की भी न्यायिक रिमांड दे सकता है। तो अगर CRPC के सेक्शन 167 का कोई आदेश नहीं है, तो इसके आदेश के अभाव में CRPC का सेक्शन 57 24 घंटे से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर A हो जाएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन अच्छे से सवाल थे, और अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ताकि उससे पता चलता है कि हम लोगों के साथ सामंजस्य हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इसके 4th क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।